क्योंकि बिहार का विशेष रूप से वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है। तो हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एक्स प्रेसिडेंट हमारे साथ विनोद खेरिया जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी हमारे इस खास चर्चा में। और हम बजट की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। हम इंडस्ट्रीज के लिहाज से ही जानकारी चाहेंगे आपसे, और खास तौर पर जो समय उन्होंने एमएसएमई के बारे में बजट में उल्लेखित किया है, और जो हमको लगता है उतना समय पहले कभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज के बारे में, इस सेक्टर के बारे में न समय दिया गया, न उतना ध्यान केंद्र ने दिया, ऐसा लगा हो। क्या कहेंगे? नहीं, एमएसएमई में खास करके जो एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जी, उनको 100 करोड़ तक का लोन बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि 100 करोड़ का लोन किसी भी एमएसएमई कंपनी, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई, एक बहुत बड़ी रकम है। और इससे एमएसएमई द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में भी एक पग आगे बढ़ा देंगे, और एमएसएमई के लिए एक ये बड़ा अच्छा स्टेप रहेगा जो सरकार ने दिया है। चलिए, ये एक चीज हो गई। दूसरी, बिहार को जरूरत है इंडस्ट्रीज की, क्योंकि बिहार में लंबे समय से ये प्रयास, और सरकार भी मानती रही है कि हम इंडस्ट्रीज यहाँ लगाना चाहते हैं। निवेशकों के साथ हम बैठकें भी करते हैं, 2 बैठकें अभी हाल ही में हुई है। एक तो केंद्रीय जूट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक बैठक की है, और 3-4 महीने चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बैठक की थी। निवेशक आते हैं, बातचीत होती है, पर इंडस्ट्री धरातल पर साकार नहीं हो पाता। क्या लगता है इस बजट में वो सपने साकार करने वाली विशेषताएं रही हैं? नहीं, बजट में अच्छा दिया है। जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के में गया में एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, वो एक अच्छी बात है। लेकिन बातें होती है, मैं भी कई जो है शो में गया हूँ सीआईआई के एज ए चेयरमैन, मैं कई जो है रोड शो करवाया हूँ डिफरेंट मेट्रो सिटी में, डिफरेंट जगह। लेकिन बिहार के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बात हम लोग कुछ करके आते हैं, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा लोगों को परसू नहीं किया जाता है, उनके पीछे पड़ना पड़ता है कि आप आइए, आपको क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, हम सारी दूर करेंगे। इस लिहाज से मैं आपके एक्स उद्योग मंत्री शाहनवाज जी की बड़ाई करना चाहूँगा कि उन्होंने एथनॉल सेक्टर में पीछे पड़ के और बिहार से बाहर के कुछ उद्यमी लोगों को यहाँ लाने का काम किया, उनको ज़मीन अलॉट तुरंत करवाई, औद्योगिक क्षेत्रों में बैंकों से ऋण दिलाया। ठीक है, जितना वो प्रयास कर रहे थे उतना वो सफल नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बिहार में एक ही आती है कि हम लोग बात तो कर आते हैं रोड शो में, बाहर जाके उद्यमियों से, उनसे सकारात्मक बात होती है, लेकिन उद्यमियों के वो पीछे पड़ना पड़ता है, उनको बार बार जाके उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, उनको बिहार में लाने का प्रयास, फायदे दिखाने होंगे कि आप बिहार में आएंगे तो ये फायदा होगा। उद्यमियों को फायदे से अलावा दूसरा कुछ ज्यादा मोटिवेट कर ही नहीं सकता। नहीं, फायदे के अलावा एक बात और है। अब जैसे हम लोग 1985 से यहाँ उद्यम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ समस्याएं जो कि बिहार सरकार नहीं पूरी कर पाती है। बिहार सरकार का, क्योंकि औद्योगिक बजट, बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट बहुत छोटा है, ना के बराबर है। 2.5 लाख करोड़ के बजट में 1,1200 करोड़ रुपया उद्योग का बजट मैं समझता हूं कुछ नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पे 1985 से कई सालों से उद्यम कर रहे हैं, हम लोगों को ही जब बहुत अच्छी अनुभूति नहीं होती है तो हम बाहर के उद्यमियों को और कैसे बताएं कि आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब विनोद जी, अब माने कि केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये जो इतने प्रावधान है उसका लाभ बिहार सरकार अगर चाहे तो उठा सकती है बिहार वासियों के हित में? सबसे बड़ा तो केंद्र सरकार ने अभी जो हर प्रदेश सरकार को एक आशा दिखाई है कि आपको कोई भी डेवलपमेंट के लिए 50 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगी केंद्र सरकार। ये एक बहुत बड़ा ऑफर है केंद्र सरकार की तरफ से, और बिहार सरकार को इसका फायदा लेना चाहिए और उस लोन को लेके बिहार का डेवलपमेंट करे। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं कई जगह देखता हूं
विनोद जी, सिर्फ इतना कहना मुझे लगता है पर्याप्त नहीं होगा आपका, क्योंकि आप जानकार हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एक्स प्रेसिडेंट हैं। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या समस्याएं होती है, क्या चुनौतियां होती है और क्या उन्हें मोटिवेट करता है धरातल पर इंडस्ट्री लगाने के लिए। बिहार को वो विशेष वरीयता केंद्र की ओर से दी जा रही है, ये एहसास कराया जाना जरूरी था और वित्त मंत्री के बजट भाषण में उसका एहसास कराया गया। लेकिन इसका क्या महत्व है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद खेरिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर विनोद जी का रुख करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी, लेकिन वो तो संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से नियमों का हवाला देके ये बता दिया गया। लेकिन आज के बजट से क्या ये हम माने कि बिहार को विशेष वरीयता दी गई है, बिहार को प्राथमिकता दी गई है? हाँ, निश्चित बिहार को वरीयता दी गई है, बिहार का अलग से ख्याल रखा गया है, ये बात निश्चित है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार से बाहर जो उद्यमी हैं उनको बिहार में उद्योग लगाने में उनके लिए एक आकर्षण हो जाता। क्योंकि विशेष राज्य का जब भी कहीं दर्जा होता है किसी राज्य को, तो वहाँ उद्यमियों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है और भी बहुत से टैक्स प्रावधानों से छूट मिलती है जो उनको डायरेक्ट लाभ देती है। अब इस पैकेज में जो दिया है केंद्र सरकार ने, वो मेरे हिसाब से करीब करीब 60,000 करोड़ का बिहार सरकार को पैकेज दिया है, जिसमें 26,000 करोड़ रुपया आपके एक्सप्रेस वेज में दिया है, 11,500 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट में, वो कोसी का फ्लड मैनेजमेंट जिससे कि इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, फ्लड मैनेजमेंट भी होगा, और करीब करीब 24,000 करोड़ रुपया पीरपेती में जो थर्मल पावर स्टेशन के लिए उन्होंने दिया है। और जो आपका गया का जो कॉरिडोर बनेगा विष्णुपद मंदिर में या और बोध गया वगैरह में, उन सब में भी थोड़ा सा टूरिज्म बिहार में डेवलप करेगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उद्यमियों को डायरेक्ट सीधा फायदा होता। चलिए, राजनीतिक लोग मान रहे हैं कि ये उम्मीद अभी भी कायम है, भविष्य में संभावना बनी हुई है, लेकिन हम वर्तमान की बात कर रहे हैं विनोद जी। तो जिस तरह की स्थिति बनी है, और अभी सियासी दल के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हर क्षेत्र में मदद मिली है, चाहे एक्सप्रेसवे हो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योग है तो उसमें तमाम प्रावधान है, ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसके लिए एक और पावर ग्रिड 2400 मेगावाट की, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण है। इस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगा, स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए होगा, उसके लिए विशेष ध्यान सरकार दे रही है। हाँ, ये बात आप निश्चित है। हम लोग मुक्त भोगी हैं कि हम लोग जब भी उद्योग लगाते हैं बिहार में स्किल्ड लोगों की कमी देखी गई है। हम लोगों को स्किल्ड, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर के हों, चाहे वो फैब्रिकेशन सेक्टर के हों, इवन अकाउंटिंग स्किल्ड बच्चे भी नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए हमें दूसरे राज्यों में उनकी तलाश करनी पड़ती है। क्योंकि दुर्भाग्य है कि बिहार एक तरह से लेबर ओरिएंटेड प्लेस हो गया। यहाँ पे अशिक्षित सिर्फ जो है लेबर मिलते हैं, और बिहार के जो शिक्षित बच्चे भी हैं वो पता नहीं बिहार में क्यों नहीं काम करना चाहते। वो यहाँ पे बोलते हैं नहीं साहब यहाँ हैंगओवर नहीं मिटता है, ये है वो भी दिल्ली जाके काम करेंगे, कलकत्ता करेंगे, मुंबई करेंगे, बेंगलोर करेंगे, लेकिन बिहार में गृह राज्य में भी वो काम नहीं करना चाहते। ये बड़ा दुर्भाग्य, ये मेरे समझ से बाहर आता है कि जो बिहार के स्किल्ड बच्चे हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बिहार में आके क्यों नहीं काम करते हैं उनको। जबकि मैं तो कई जगह मैंने देखा है कि बिहार के बच्चों को जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनको वहां से ज्यादा सैलरी मैंने ऑफर कर दी कि आप आइए अपने गृह राज्य में आइए, मैं आपको ज्यादा तनख्वाह दूंगा, ज्यादा सुविधाएं दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य नहीं आते हैं। शायद वर्क कल्चर का अभाव होगा कुछ, उस पर भी हम बात करेंगे। जब बहुतायत से उद्योग लगने लगेंगे तो वो वर्क कल्चर भी देखने को मिलेगा शायद। चलिए, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। इस बजट के माध्यम से इन दो बड़ी चुनौतियों का किस तरह से समाधान देख रहे हैं विनोद जी? मेरे हिसाब से बिहार सरकार को कुछ बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पे लाना पड़ेगा, और उन बड़े उद्योगों के पीछे, बड़े ब्लू चिप्स कंपनी के पीछे छोटे छोटे एमएसएमई 100-200 आएंगे, तो बड़े उद्योगों से भी रोजगार का सृजन होगा, और उनके पीछे जो छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग आएंगे उनसे भी रोजगार का सृजन होगा। तो सबसे बड़ा
रास्ता, एक जो रास्ता हमको दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार को कुछ बड़े उद्योगों को बिहार में लाना पड़ेगा और उसके लिए उनको चाहे विशेष कुछ एमओयू करके देना पड़े। उसके लिए नॉर्मल बातें में वो लोग नहीं आएंगे। आप बड़े उद्योगपतियों को लाएंगे। जो रेड कारपेट और सिंगल विंडो कहा जाता है वो क्या नहीं, काम रेड नहीं करता? कारपेट नहीं है यहाँ पे, कोई रेड कारपेट नहीं है, कोई सिंगल विंडो नहीं है। मैं एक छोटा उद्योगपति हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ ना रेड कारपेट है ना सिंगल विंडो है। जो यहाँ के अधिकारी है वो सिंगल विंडो चलने नहीं देते हैं, और रेड कारपेट सरकार ने जो बिछाया है उस पर बेचारे उद्यमी चल ही नहीं पाते हैं। वो उद्यमी जब चलने जाते हैं तो उठा दिया जाता है। अच्छा। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम लोग साधारण या मध्य वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए सिंगल विंडो चाहे आप दीजिए या मत दीजिए, रेड कारपेट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जो बड़े घराने हैं, जो सो कॉल्ड 500 ब्लू चिप कंपनियां जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसमें 25-50 कंपनियों को आपको रेड कारपेट भी देना पड़ेगा, सिंगल विंडो भी देना पड़ेगा और कुछ अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी और उनसे एक अलग एमओयू करके उनको यहाँ लाना पड़ेगा। जब वो बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी उनके पीछे पीछे 100-200 छोटे छोटे एमएसएमई इकोसिस्टम तैयार होने लगेगा। एक इकोसिस्टम तैयार होगा जी। और उनसे डायरेक्ट रोजगार तो बिहार के बच्चों को मिलेगा ही, और उनके साथ लगे हुए एमएसएमई की जो छोटी छोटी औद्योगिक इकाई आएगी उसमें भी उन बच्चों को रोजगार चलिए, तो मिलेगा। तभी हम इस बजट के प्रावधानों का सर्वाधिक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि बजट में कहा तो बहुत कुछ गया है, दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे तभी तो उसका फायदा होगा।